एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज में से क्या मिला है, ये हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। 13 मई को जो फर्स्ट डे था रिलीफ के अनाउंसमेंट का निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर फोकस रखा गया वो एमएसएमई के ऊपर रखा गया। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे इस रिलीफ के अंतर्गत जो कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन मिलने वाले हैं, जो फंडिंग सपोर्ट दिया जाने वाला है, एमएसएमई की जो नई डेफिनेशंस बनाई गई है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो पेमेंट दिया जाएगा अर्ली, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, भारत का सबसे बड़ा चैनल एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की। कोलैटरल फ्री और ऑटोमेटिक, इसमें 3 शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले कोलैटरल फ्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस लोन के अगेंस्ट कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी कंपनीज को, एमएसएमईज को, कुछ भी, जैसे अपनी जमीन या गोल्ड, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मतलब ये सारे लोन ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड होंगे, सैंक्शनड होंगे, इसमें कोई एडिशनल पेपर वर्क, फिर से नया प्रोसेस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें ध्यान दीजिए कि ये सारे एमएसएमईज के लिए होगा, एक्सेप्ट जो स्ट्रेस्ड है, यानी जिनके ऑलरेडी एनपीएस चल रहे हैं। ओवरऑल 3 लाख करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं और बेनिफिट मिलने वाला है 45 लाख यूनिट को। तो इसमें नियम समझिए, नियम यह है कि एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जाएगी सारे एमएसएमईज को बैंक्स के द्वारा। जो भी उनका एग्जिस्टिंग क्रेडिट है, यानी उनके मान लीजिए एग्जिस्टिंग 1 करोड़ की क्रेडिट लाइन चल रही है, तो उस पर एडिशनल 20 लाख रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दिया जाएगा। जो भी लोन उनका 29 फरवरी 2020 तक था, उसके हिसाब से ये क्रेडिट लाइन की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चाहे तो बिजनेस एंड एमएसएमई इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं यूज कर सकते हैं। इसमें वो सारे एमएसएमई और बिजनेस एलिजिबल होंगे जिनका ओवरऑल 25 करोड़ का क्रेडिट आउटस्टैंडिंग चल रहा है और उनका 100 करोड़ या उससे नीचे नीचे का टर्नओवर है। इस लोन की अवधि है वो 4 साल की रखी जाएगी और इसमें 12 महीने का मॉरेटोरियम भी शामिल होगा। ये स्टैंडर्ड वो पॉलिसीज रहती है जब कोई बिजनेस अपना नया सेटअप करते हैं, तो उनमें 10-12 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जितना टाइम सेटअप में लगता है उतने समय तक मॉरेटोरियम दिया जाता है, यानी तब तक आपको लोन चुकाना नहीं होता है। तो इसमें जो मोरेटोरियम दिया गया है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट का दिया गया है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाना होगा, लेकिन इंटरेस्ट इस दौरान जरूर लगेगा। इसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसकी भी कैपिंग रखी जाएगी, एक लिमिट रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्सॉर्बिटेंट इसमें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 100% क्रेडिट गारंटी है वो बैंक्स और एनबीएफसी को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, प्रिंसिपल के ऊपर भी और इंटरेस्ट के ऊपर भी, ताकि बैंक्स फ्रीली आराम से ये लोन रिइंबर्स कर सकें और उनको कोई इंटरनली रिस्क नहीं हो, उनके बैड लोन्स या एनपीए नहीं बने। इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं चाहिएगी, कोई फीस नहीं चाहिएगी, कोई नया फ्रेश कोलैटरल नहीं दिया जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन किया है। सेकंड अनाउंसमेंट बढ़ते हैं, वो है स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के ऊपर। उनको 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा। स्ट्रेस्ड एमएसएमई मतलब ऐसी एमएसएमईज जिनके ऑलरेडी कुछ एनपीएस बैंक्स के साथ चल रहे हैं, जो स्ट्रेस है, जिनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए का लोन जो सैंक्शन किया गया, ओवरऑल 2 लाख यूनिट को ये बेनिफिट देगा। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया एक प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ रुपए सबऑर्डिनेट, यानी वो इस लोन की गारंटी देंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 4,000 करोड़ रुपए देगी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट में हम सीजीटीएमएससी बोलते हैं, और ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगी इन रिटर्न बैंक को इनको सपोर्ट करने के लिए। ये जो लोन दिया जाएगा ये डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोन डायरेक्टली कंपनीज को नहीं दिया जाएगा, ये प्रमोटर्स को दिया जाएगा, और प्रमोटर्स इन टर्न ये लोन अपनी कंपनी में इन्फ्यूज कर सकते हैं और इक्विटी में परचेज कर सकते हैं और इक्विटी अक्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब जो अल्टीमेटली लोन दिया गया है ये कंपनी को ना देकर प्रमोटर को दिया गया है। प्रमोटर की लायबिलिटी वगैरह सारी इसमें होगी। मान लीजिए आप इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो जो क्रेडिट रेटिंग है अगर वो खराब होती है तो प्रमोटर की खराब होगी, कंपनी को एडिशनली ये लोन नहीं दिया गया है। फिर ये जो प्रमोटर ये लोन है वो ये कंपनी में इन्फ्यूज करेंगे और एडिशनल जो भी स्टॉक्स या इक्विटी है वो प्रमोटर अपने पास गेन कर लेंगे। तीसरा है फंड्स ऑफ फंड्स। अब इसमें कितना प्रैक्टिकल होता है ये हमको समझना पड़ेगा, बट ये बनाया गया है उन एमएसएमईज के लिए जो इस समय अच्छा बिजनेस कर रही है, ग्रो करना चाहती है, उनके लिए 50,000 करोड़ का फंड बना गया है। जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब इस समय मुझे याद आ गया था स्टार्टअप इंडिया का कई लाख करोड़ का फंड, लेकिन मुझे उसमें कुछ वाहेबल होता हुआ देखा नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि उसका फायदा क्या हुआ, किनको हुआ, कितना हुआ, ये अभी तक समझ नहीं आया। उसी तरीका का एक फंड लग रहा है, मुझे नहीं पता इसका कितना फायदा होगा। बट फंड ऑफ फंड में क्या करेगी सरकार देगी 10,000 करोड़ रुपए और उसके बाद इस 10,000 करोड़ को
यूज करते हुए इक्विटी फंडिंग दी जाएगी एमएसएमईज में जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिनमें वायबिलिटी है। इसमें एक मदर फंड बनाया जाएगा और फ्यू डॉटर फंड्स बनाए जाएंगे और ओवरऑल जो फंड का पैसा होगा वो 50,000 करोड़ होगा। यानी सरकार ने तो 10,000 करोड़ रुपए लगाए, 40,000 करोड़ रुपए बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स, दूसरे फंड्स, दूसरे वेंचर्स इसके अंदर मिलकर लगाएंगे, ये बोलते हुए कि सरकार हमने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, बाकी आप प्राइवेट या दूसरे तरीके से आप इसमें रेस करो। बाद में इन कंपनीज को एनकरेज किया जाएगा कि आप अपने आप को लिस्ट करें शेयर मार्केट में, एनएससी में, बीएसई में, ताकि जो आपकी इक्विटी है उसको सेल ऑफ करके वापस ये पैसा निकाला जा सके। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, स्टार्टअप के दुनिया में आप इसको ऐसा समझो कि कोई इन्वेस्टर है जो कंपनी में निवेश करता है और बाद में उस इन्वेस्टर का पैसा कब रिडीम होता है, जब या तो कोई और इन्वेस्टर उसकी इक्विटी खरीद लेता है या फिर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी एक फंड बनाया है जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी 40,000 करोड़ रुपए दूसरों ने दिए हैं और इस फंड के माध्यम से उन अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें ग्रोथ के लिए पैसा दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ओवरऑल अनाउंसमेंट का, वो है एमएसएमईज की नई डेफिनेशन। तो ये जो एमएसएमई की नई डेफिनेशन रिवाइज की गई है, इसके अंदर एक तो इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया है, सेकंड टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया थे उसे हटाकर एक सिंगल क्राइटेरिया बना दिया गया है। ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो भी अमेंडमेंट लॉ में करने होंगे वो करेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया आप देखिए, पहले जो मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कैटेगरी में आती थी उसमें इन्वेस्टमेंट बोला जाता था 25 लाख और सर्विस में 10 लाख से कम। अब उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ रुपए। उसके बाद स्मॉल की कैटेगरी में पहले जो 5 करोड़ से लेस के इन्वेस्टमेंट में आता था अब उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है और मीडियम में जो लेस देन 10 करोड़ होते थे उसे भी डबल करके 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ टर्नओवर की जो लिमिट डाली गई है वो 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ रेस्पेक्टिवली डाल दी गई है। अब इससे कितनी नई कंपनीज इस दायरे में आती है, ये प्रश्न एक जर्नलिस्ट के द्वारा सीतारमन जी को पूछा गया था, लेकिन उस समय उन्होंने इसका क्लियर कोई जवाब नहीं दिया। ये आगे आके समझना पड़ेगा कि ओवरऑल इससे कितनी नई इंडस्ट्रीज इस सेक्टर के अंदर आएगी, एमएसएमई की कैटेगरी के अंदर आएगी। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट रिलीफ और दिए गए। सबसे पहला, सरकार ने बोला है कि उनके जितने भी टेंडर्स होते हैं 200 करोड़ रुपए से कम के, इन सारे टेंडर्स में कोई भी ग्लोबल टेंडर यानी बाहर की कोई कंपनीज, एमएनसीज उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगी। केवल भारत की स्वदेशी कंपनियां ही इन 200 करोड़ तक के टेंडर्स के लिए एप्लीकेशन लगा पाएगी। इसका भी उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि इससे ओवरऑल कितने बाहर के टेंडर डिसअलाउड हो जाएंगे, इसका एग्जैक्टली उन्होंने जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा सरकार ने यह बोला कि गवर्नमेंट के खुद के और सीपीएसई के जितने भी पेएबल्स हैं एमएसएमई को, यानी एमएसएमई के रिसीवेबल्स हैं, उन्हें अगले 45 दिन के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। सीपीएसई वर्ड बहुत बार यूज किया गया आज के इस प्रेजेंटेशन में। सीपीएसई का मतलब ऐसी कंपनीज जिसमें सरकार की जो स्टेक होती है वो 51% से ज्यादा होती है या कंप्लीट स्टेक सरकार की होती है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, बीएसएनएल, आईआरसीटीसी, ये सारी कंपनियां जिन्हें आप सरकारी कंपनीज बोल सकते हो, वो अपने जो पेएबल्स हैं छोटी कंपनीज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो आने वाले 45 दिन में चुका देगी। तो दोस्तों, हमने लॉन्च किए लेबर लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, जिसमें ढेर सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हम एम्प्लॉइज के लिए लेकर आए हैं, बिजनेसेस के लिए लेकर आए, कंसल्टेंट्स के लिए लेकर आए, जो न सिर्फ उनकी नॉलेज इंहांस करेंगे बल्कि उन्हें आगे नया कमाने में, अपनी कंसल्टेंसी को बढ़ाने में, करियर में ग्रोथ में, प्रमोशंस में भी मदद करेंगे। इन कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट करिए, वहां पर फॉर्म जरूर भर दीजिए ताकि नया कोर्स जो भी आपके लायक हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन कोर्सेज को हमने बहुत रीजनेबल रखा है और लॉकडाउन के दौरान ये आपको मिल रहे हैं 50% डिस्काउंट पर। फॉर एग्जाम्पल A to Z पेरोल कोर्स, जिसमें हमने पेरोल से जुड़ी हुई सारी कैलकुलेशन बताई है, चाहे पीएफ एक्ट, पीएसआई एक्ट, बोनस, ग्रेचुइटी, एक्सेल कैसे बनाते हैं, सारा कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप उस कोर्स को नीचे जाकर लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया जाएगा। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे जैसे ही निर्मला सीतारमण जी का अनाउंसमेंट आता है उसकी एनालिसिस के साथ इसी चैनल पर। बाय बाय।